एटम सेंट्रल कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जो है रिकैप कर रहे हैं। ओके, तो कंक्लूजन हम लोग कल ही पढ़ चुके थे। पॉस्टुलेट्स जो है बेसिकली उसने जो है टोटली 3 पॉस्टुलेट्स, रुदरफोर्ड ने जो है टोटली 3 पॉस्टुलेट्स बताए हुए थे। ठीक है, एंड द डिवाइस हैंग हो गया मेरा। या आई नो, जस्ट वेट अ सेकंड, नथिंग is okay, fine, it's there. Okay, so basically अब the conclusions के बाद now we are gonna see about the postulates. Okay, postulates of Rutherford. Postulates are nothing but axioms जो जिनका कोई भी जो है वो तो बेसिकली पॉस्टुलेट्स मतलब एक्सियम्स जिनका कोई भी प्रूफ नहीं होता, जिनको हम लोग ट्रुथ मान के चलते हैं कि हाँ वो ट्रुथ ही है। तो सबसे पहला वाला पॉस्टुलेट जो है, सबसे पहला वाला पॉस्टुलेट जो था, द टोटल मास ऑफ एटम, द टोटल मास ऑफ एटम, द टोटल मास ऑफ एटम, कंक्लूजन कंक्लूजन का थर्ड पॉइंट वो हमने कल ही पढ़ लिया था ना। कंक्लूजन का थर्ड पॉइंट, दैट इन द सेंटर देयर इज अ हेवी डेंस मासी पार्टिकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेविएट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि वो रिपेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनके पास लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बेसिकली ओके, सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था। अब अगर हम लोग पॉस्टुलेट्स ऑफ रुदरफोर्ड की बात करें, तो टोटल मास ऑफ एटम रिसाइड्स एट न्यूक्लियस व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये पहला पॉस्टुलेट था रुदरफोर्ड का कि एक एटम का कंप्लीट मास इज रिसाइडिंग, कि एक एटम का एक एटम का मतलब कंप्लीट मास जो है, it resides at the center, at the center, at nucleus, which consists of protons and neutrons. Okay, ये postulate था, ये first postulate का। It is because प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड की बात करें, सेकंड पोस्टुलेट रुदरफोर्ड का, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज जो था बहुत ही स्मॉल था कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻13 सेंटीमीटर approximately diameter of nucleus is 10⁻⁻13 centimeter, and the diameter of atom is around 10⁻⁻8 centimeter approximately. So uh, uh, so the difference between the nucleus and atom is the size of atom is 10⁵ times more than the size of nucleus. अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 10⁻13 और 10⁻8 का, तो इनके बीच का डिफरेंस इज 10⁻5। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस इज 10⁻, चला कि the size of atom is 10⁵ times more than the size of nucleus. Okay, तो this was the second postulate जो रुदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज जो है कंपैरेटिवली एटम के साइज से बहुत ही कम है। थर्ड postulate,
रुथरफोर्ड ने जो है हमें जो है रेडियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में, कि R इज इक्वल्स टू R0 a रेज टू 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली रुथरफोर्ड का ये कहना था कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, the radius of nucleus is proportional to the cube root of the total number of nucleons present within it, कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, वो जो उसका क्यूब रूट जो है वो जो है हमें जो है पता चलेगा थ्रू दिस फॉर्मूला। ओके, वेयर R0 is equals to R, which is 1.33 into 10 raised to minus 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, तो 1.33 बेसिकली आर की वैल्यू, ये टोटली जो है ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, ये टोटल अप्रोक्सीमेशन है और इसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है फ्रॉम 1.1 से लेके 1.5 के बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है कोई भी नहीं बोल सकता, तो इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है बिटवीन 1.1 से लेके 1.5 के बीच में। ओके, R0 की वैल्यू, वेयर A इज द मास नंबर विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स बाद में बताता हूँ। तो ए जो है विच इज नथिंग बट मास नंबर, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड हाँ तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.1 से लेके 1.5 के बीच में है। किसी टेक्स्ट बुक्स में 1.5 दी रहेगी, किसी टेक्स्ट बुक में 1.2 दी हुई रहेगी, किसी हुई रहेगी। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ही हमें ये वैल्यू मिली है। ओके, तो ये रुथरफोर्ड ने ही दिया था हमें। एंड आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वेयर आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सबको समझा ये फॉर्मूला? बेसिकली अगर हम लोग ठीक से देखें तो आर जो है ना, R0, अच्छा, तो R0 जो है कांस्टेंट है, लेकिन 1.3 से लेके 1.5 के बीच में होता है। कितनी बार एक ही चीज बताऊं, डाउट्स? ठीक है, तो उसकी जो है वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन में तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें आज तक उसकी पता ही नहीं है। ओके, दिस इज वेयर R is the radius of nucleus, R it is the average radius of nucleons, जो एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियन से जो है हमें ये कांस्टेंट पता चला है। ओके, it is an empirically determined constant, R0 is nothing but R0 R0 is nothing but empirically determined constant, जिसकी वैल्यू हमें ये मिली है। ओके, अब अगर हम लोग ठीक से देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला डेराइव कहाँ से हुई, ये फॉर्मूला डेराइव कहाँ से हुई, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वी डोंट हैव टू सी दैट। ओके, इसमें जो है ना इन्वॉल्व है, तो इसमें बेसिकली फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो बेसिकली वो रुथरफोर्ड ने जो है ना बेसिकली क्या किया, कि बेसिकली जो अल्फा रेज जो है कितने डिस्टेंस से कितने स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन से ट्रेवल करके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे वो कोलाइड कर रही है, उसका डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे है उसको 20,000 रेज में अगर एक रे भी अगर वो न्यूक्लियस को टकरा रही है तो कितने डिस्टेंस और कितने टाइम के लिए टकरा रही है, वो सब चीजें जो है कंसीडर करके उसने जो है, और उसकी वेलोसिटी कंसीडर करके जो है उसने जो है फाइनली इस फॉर्मूला के ऊपर जो है कंक्लूजन निकाला कि इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हमें जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मिल सकता है। तो दीज वर ऑल द थिंग्स व्हिच वर कंसीडर्ड ड्यूरिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो तो बेसिकली R0 is 1.33 into 10 raised to minus 13 centimeter. A is mass number and radius of nucleus. So basically the radius of nucleus is proportional to the, हम लोग बोल सकते हैं is proportional to the cube root of the number of nucleons.
तो मतलब ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। ओके, so the radius of nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons. Nucleons is nothing but particles which are residing inside the nucleus. Particles which are residing inside the nucleus are called nucleons, which is nothing but protons and neutrons. तो protons and neutrons साथ में मिलके उनको हम लोग बोलते हैं nucleons. Okay, so the radius of nucleus to the cube root of the number of nucleons present within it. Okay, सबको समझ में आ गया? डाउट्स आ गए? रुक जाओ, आ रहा हूँ, मालदे अनम्यूटेड। सर आपने उधर लिखा है कि A इज द मास नंबर और दूसरे पेज पे लिखा है कि उधर न्यूक्लियॉन्स ही प्रेजेंट है, बट देन मास नंबर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो अफेक्ट करता है ना। क्यों मास नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? सर इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻31 kg। वो तो नए, लेकिन वो तो मैं मास नंबर की बात कर रहा हूँ ना, वो तो जेड होता है ना, उसमें कहाँ सर बट आपने ए होता है ना। सर तो फिर रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स का मास काउंट ही नहीं किया था। बिल्कुल, उसका उसने इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर ही नहीं किया, उसने सर जो बट है वो माइनर चेंजेस में अगर कुछ बड़ा रिजल्ट कोई बड़ा डिफरेंस आ गया तो। जिसका वैल्यू ही जिसका वैल्यू हम लोग एटम का वेट निकालने के टाइम पे ही हम लोग कंसीडर नहीं करते, उस वैल्यू से क्या ही चेंज आ जाएगा? सर हो सकता है कुछ भी। कुछ भी नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया है ना। और इलेक्ट्रॉन का वेट तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते हैं ना कि दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इनफैक्ट जब भी हम लोग एटम का मास निकालते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को का वेट तो मान के ही नहीं चलते हम। सर बट इलेक्ट्रॉन्स भी तो अफेक्ट करते हैं ना, अफेक्ट तो करते ही है ना उन लोग एटम के रेडियस में। देख, वो अफेक्ट करते होंगे लेकिन उनका अफेक्शन इज नॉट दैट मच, क्या बोलते हैं, प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट क्या होगा अफेक्ट बेसिकली एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स कुछ प्ले नहीं करते रोल एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साइज के ऊपर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? देखो ना सर, अगर मैग्नीशियम एलिमेंट ले जाए और मैग्नीशियम 2+ लिया तो उनमें एक पूरा शेल का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता क्या रेडियस का? उसमें रेडियस का फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें ऑर्बिट्स का फर्क पड़ेगा कि किस तरीके शेल्स का साइज जो है, एटम का जो साइज जो है बेसिकली उसके ऊपर डिफरेंस करेगा कि शेल्स जो है वो बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, लेकिन उसके न्यूक्लियस के डायमीटर के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा? सर तो ये फॉर्मूला तो ये है ना, साइज ऑफ एटम का। ये फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। अच्छा, सॉरी, बिग मिसअंडरस्टैंडिंग सर। ओके, ठीक है। जोविता अनम्यूटेड। हाँ सर। हाँ बोलो जोविता। सर तभी तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो फिर उसने मास नंबर कैसे निकाला? न्यूट्रॉन्स जो है तभी डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन रुदरफोर्ड वाज द फर्स्ट एवर पर्सन जिसने जो है न्यूट्रॉन्स करके पार्टिकल्स होते हैं उसने वो डिक्लेयर कर दिया था, ना कि ये डिक्लेयर किया था कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं, ऑफिशियली उसके नाम से पेटेंट नहीं गया, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है उसको पता था कि है अदर देन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन वो पार्टिकल्स का प्रूफ जो था, मतलब जो प्रूफ कि वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो रुदरफोर्ड के पास आंसर नहीं था। वो आगे चल के जो है बेसिकली किसने दिया, जेम्स चैडविक ने दिया।
तो रुदरफोर्ड जो है दो चीजें हैं इसमें, बेसिकली हमने एटॉमिक थ्योरी में दो चीजें पढ़ी हैं जो नाम से, जिनके इन्वेंशन से पहले ही उनको दूसरे साइंटिस्टों को पता था कि वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक है प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है बाद में हुआ था, लेकिन जे थॉमसन को ऑलरेडी पता था कि देयर आर पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, जिसकी वजह से उसने अपने एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है उसका क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स को फ्रेम किया, एटॉमिक मॉडल में प्रोटॉन्स का नाम जिक्र किया। दो उसने प्रोटॉन्स वर्ड यूज नहीं किया, प्रोटॉन्स तो वर्ड बाद में रुदरफोर्ड ने इन्वेंट किया था, अब हम लोग प्रोटॉन्स पढ़ रहे हैं वो, लेकिन उसने बोला था पॉजिटिव पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, दो एट दैट टाइम कवर्ड। जे थॉमसन ने फिर भी अपने मॉडल में प्रोटॉन्स का मेंशन किया, जो कि फ्लॉप गया बेसिकली। और सेम विथ रुदरफोर्ड आल्सो, रुदरफोर्ड जो है उसको पता था कि न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसको पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है बहुत ही हैवी डेंस मास पार्टिकल है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और प्रोटॉन्स जो है अंदर है, तो इनके बीच में जरूर कुछ ऐसा फोर्स है, और प्रोटॉन्स जो है अकेले ऐसे पार्टिकल्स हो नहीं सकते, कि अकेले ऐसे पार्टिकल्स हो नहीं सकते इनसाइड दी इनसाइड दी न्यूक्लियस, जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस जिनका इतना बड़ा मास हो, बिकॉज द मास ऑफ द न्यूक्लियस और मास ऑफ प्रोटॉन मैच नहीं कर रहा था। इसके वजह से रुदरफोर्ड को ऑलरेडी पता था कि न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल प्रेजेंट है। उस टाइम पे वो उसको न्यूट्रॉन्स नहीं बोल रहा होगा, कुछ और ही बोलता होगा। हमें अभी न्यूट्रॉन्स पढ़ना है। और सर ये डायमीटर ऑफ एटम रुदरफोर्ड ने दिया था, अभी जो आपने सेकंड पॉइंट में लिखा है। सेकंड पॉइंट में ये डायमीटर ऑफ एटम वो रुदरफोर्ड ने निकाला था। बिल्कुल सही। ये जो है रुदरफोर्ड ने ये बताया था कि उसने बेसिकली उसका जो है ये कंक्लूजन था, सेकंड कंक्लूजन में उसने यही नोटिस किया था, एवरी वन रे इन 20,000 रेस इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्टेड हो रही है, तो जिसकी वजह से बीच में न्यूक्लियस है। तो अगर बीच में न्यूक्लियस है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि 20,000 रेस तो सीधा जाके फ्लोरेसेंट ग्लो दे रही है जिंक सल्फाइड पे टच करने के बाद। तो उसको इतना तो पता चल ही गया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो बहुत ही कम है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो उसके बाद जो है डायमीटर की वैल्यूज जो है उसने फाइंड आउट करने के बाद उसको पता चला कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, whereas the diameter of atom is 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जो है ऑलमोस्ट 10⁻⁻5 आता है। और सर फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कितने डिस्टेंस से? उसने डायमीटर तो निकाला था ना। उसने ये डायमीटर तो निकाला था ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अब तक उसने नहीं बताया कि एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट कहाँ पे हैं, उनकी जगह क्या है, कौन से ऑर्बिट में या कहाँ पे हैं एट प्रेजेंट रिसाइड कहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में वो कुछ भी बता नहीं पाया था। और उनको जो है बोर्ड को, न्यूज बोर्ड को जो है ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि आप अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो आप उसका जगह भी बताओ कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके सर। Yes. Okay. So wait a second. Just wait a second. हाँ, तो बेसिकली हम लोग जो है रेडियस ये पढ़ रहे थे और हमें ये पता चल गया। अब ये सम सॉल्व करना है तुम्हें, बेसिकली ये लिख दो और इसका सम सॉल्व करो। फाइंड द रेडियस ऑफ 238 nucleus. Pu is a manufactured nuclide. That is used as a power source on some space probes. It contains 238 nucleons. रेडियस फाइंड आउट करना है। पीयू के न्यूक्लियस का मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करके दो। I need the answer in next 2 minutes.
वीडियो तो चल रहा है अच्छे से। समुद्र अनम्यूटेड। यस सर। हाँ बोलो। क्या बोलूं सर, आंसर? नहीं, तूने हैंड रेस किया था। नहीं सर, वो सर एक्सीडेंटली हो गया सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ओके। हैंड रेस हो रहे हैं। सात्विक दास अनम्यूटेड। सर आरव मालदे सर अनम्यूटेड। हाँ एक्सक्यूज हाँ मी सर। सात्विक। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स के फिजिकल साइज क्या न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बड़े है? हेलो साइज इलेक्ट्रॉन्स हाँ की हाँ सर, अनडिफाइंड है क्या? इलेक्ट्रॉन्स की साइज अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो वो प्रोटॉन से सेम ही साइज के हैं यार। बेसिकली सेम ही साइज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, तो बेसिकली यार सेम ही साइज के होंगे। सर तीनों सेम साइज के हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। देयर मच मतलब डिफरेंस रहेगा उनमें, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे उनके सर न्यूक्लियस साइज। है 234 और पीयू है, और पीयू का मास है 238। पीयू का कितना है? सर पीयू का मास आपने 238 लिखा है, और न्यूक्लियॉन्स है ही 234, ऐसे कैसे हो सकता है? न्यूक्लियॉन से 234 किसने बताया? सर लिखा है इधर आपके सामने। 238 लिखा है ना। है मास नंबर इज नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स ओनली ना, दिस इज आल्सो 238। सर क्लियर दिख ही नहीं रहा, 238 या 234। देख ले। हाँ अभी दिख रहा है। मास नंबर इज नथिंग बट न्यूक्लियॉन्स ओनली, दोनों अलग नहीं हो सकते। किसी के आंसर्स आए हैं, देखने दो। वरुण ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वरुण ने ही अब तक आंसर दिया है। वेरी नाइस वरुण। 8.24 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। सो जोविता 3.16 क्यों भाई? 3.16 कहाँ से आ गया? 8.24 ना। 8.24 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। तो अभी कैलकुलेशन तो आती होगी। ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ Fe56 nucleus. Find the diameter of a Fe56 nucleus. तुम लोग जो हो इसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ले सकते हो, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि R0 जो है, जो कांस्टेंट जो है, वो खुद में अप्रोक्सीमेशन है। ओके तो हमें जो है नियरेस्ट से नियरेस्ट रेडियस फाइंड करना है न्यूक्लियस का, तो अप्रोक्सीमेशन तो बिल्कुल अलाउड है। वेदांत प्लीज टेल व्हाट? 9.31 9.31 नहीं यार, 8.24 के आसपास है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना बेसिकली। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूछूंगा। अभी फोर्थ चीज जो है, जो फोर्थ पोस्टुलेट, टोटल 3 पोस्टुलेट्स। अब द फोर्थ पोस्टुलेट जो रुथरफोर्ड ने बताया, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड। सॉल्व करना छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अथर्व ने तो पूरा लिख के भेजा है।
क्या अथर्वश पांडे 8.24। ओके अथर्व राइट है। सात्विक का भी सही है। ओके सो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसका फोर्थ पोस्टुलेट, रुदरफोर्ड का फोर्थ पोस्टुलेट जो था वो ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, एंड व्हिच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से एटम जो है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लास्ट जो पॉइंट जो था रुदरफोर्ड का पोस्टुलेट, टोटल 5 पोस्टुलेट से फर्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो था उसका ये कहना था कि मास ऑफ एटम जो है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, जहाँ पे जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड चीज जो है उसने ये बताई थी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। थर्ड चीज उसने जो है हमें रेडियस की फॉर्मूला दी कि हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कैसे कर सकते हैं। ओके उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट उसने हमें ये दी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, और वो ऑर्बिट्स से जो है रिवॉल्व होते रहते हैं, ऑर्बिट्स के रिवॉल्व होते रहते हैं। लास्ट पॉइंट उसने ये कहा था कि जो जो न्यूक्लियस जो है ना, और जो शेल्स जो है, फर्स्ट शेल में, दो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्चुअली में जो है उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और तो लोगों का ये कहना था कि स्पेशली नील्स बोर ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि why doesn't the electron completely loses as it is continuously moving, as there is a continuous movement, so electron should completely lose its energy and radiates emission and emits radiation. ओके तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करना चाहिए, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। तो एटम जो है खुद में डूब जाना चाहिए। बेसिकली हर एक चीज जो है खुद में डूब जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए एटम। लेकिन है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है डिस्टेंस क्रिएट किए हुए है, इलेक्ट्रॉन जो है क्यों नहीं अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। तो उसका जवाब जो है रुदरफोर्ड ने कहा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अप्लाई हो रहा है। और दो टाइप के फोर्स होते हैं बेसिकली, सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है अप्लाई हो रहा है, और जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और दीज बोथ फोर्सेस नलीफाई ईच अदर, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट जो है ना वो जीरो रुक रहा है फोर्स का, और उसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में ही बने हुए हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाके वो गिर जा रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। तो बेसिकली ये रुदरफोर्ड का कहना था। तो रुदरफोर्ड का ये कहना था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज इक्वल टू द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये था। ओके आई होप सबको ये 5 पोस्टुलेट्स जो है वो समझ में आ गए। अब 5 पोस्टुलेट्स के बाद अभी हम लोग डिफेक्ट्स देखते हैं कि इसमें से कौन से इसके ड्रॉबैक्स थे। ओके अब ड्रॉबैक्स में जो है फिफ्थ पोस्टुलेट क्या, अनम्यूटेड, समुद्र अनम्यूटेड। So what is I didn't understand what is the difference between centrifugal force and Coulombic force. Actually में वो actually what happens is everyone was questioning, especially Niels Bohr का ये क्वेश्चन था कि if the electrons are continuously allowed as per the electrodynamics law, if electrons are continuously moving, that means they should continuously lose their energy radiation and continuously lose their radiation. Okay so ये जो था ये लॉ था, ये लॉ है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। बट द थिंग इज कि दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग, द सेंट्रीफ्यूगल, उसका ये कहना था द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग
due to the fast speed of electrons, because due to the fast speed of electrons balances the Coulombic force of this attraction, Coulombic force of attraction of nucleus. ओके तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स हैव मेंटेन्ड देयर पोजीशन इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. Sir, Okay, you sir, got it. sir, can you हाँ. please explain this formula? R is equal to ROA 1/3 centimeter. वो कुछ समझा नहीं सर वो वाला. वो वाला नहीं समझ, इसमें समझने लायक क्या नहीं था, इसमें बस बेसिकली हमें ये पढ़ना है that the radius which arrow is centrifugal and Coulombic. बता रहा हूँ बेसिकली समुद्र, बेसिकली दिस R is nothing but radius of nucleus. R0 is a constant, ठीक है, R0 जो है वो कांस्टेंट रखा गया है, and A is nothing but nucleons, okay, mass number. A is nothing but mass number, तो cube root of mass number, तो मतलब radius of nucleus is directly proportional to the mass number nucleons present inside that nucleus. तो radius of nucleus जो है completely depend करता है किसके ऊपर, जो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर ही रेडियस जो है वो डिपेंड करता है. बेसिकली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस completely depends on the number of nucleons present inside that nucleus. Okay, Thank you, बस sir. हाँ Thank you, sir. ओके समुद्र. विच एरो, अब यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अगर सर्कुलर मोशन तुम लोगों ने फिजिक्स में किया रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मूवमेंट फास्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन. और जो कोलम्बिक फोर्स जो है ना, कोलम्बिक फोर्स वो इनवर्ड डायरेक्शन में जो है, इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो दीज बोथ फोर्सेस आर नलीफाइंग ईच अदर, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो फोर्स जो है वो जीरो रुक रहा है. ओके, यू गॉट इट. this model was similar to the solar system model. सोलर सिस्टम, बीच में सन होता है तो बीच में न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है तो वो प्लैनेट्स की तरह है, इसलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है. अब अगर हम लोग डिफेक्ट्स का अगर हम लोग जो है एक्चुअली में जो है ये प्रूव नहीं किया गया, आगे चल के नील्स बोर ने जो है इसको फिर से डिसअप्रूव किया. रुथरफोर्ड और नील्स बोर की कंटिन्यूस इसके ऊपर बहस चलती रही. आगे चल के ये भी जो है नील्स बोर ने जो है अपने फॉर्मूला के थ्रू जो है इसको जो है रॉन्ग प्रूव कर ही दिया. ओके, तो नील्स बोर ने जो है इसको फिर से रॉन्ग प्रूव कर दिया. ठीक है, तो आगे चल के इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होता है वेवी. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट वेवी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कभी सर्कुलर होता ही नहीं है. द बेस्ट मूवमेंट विच वी कैन कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू द मोशन ऑफ द वेव्स. ठीक है, तो ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, ये अभी तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जब तुम लोग 11th 12th में जाओगे तब तुम लोग पढ़ने वाले हो दैट द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट वेवी इन नेचर. मतलब वेवी, उनका मोशन जो है वो वेव्स की तरह हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं, ना कि सर्कुलर मोशन. तो इसलिए जो है ये आगे चल के नील्स बोर ने इसको भी रॉन्ग प्रूव किया था, ये इस चीज को भी. ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही मतलब हम लोग मोशन पढ़ते हैं और हमें सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है, कोई भी पूछेगा तो हमें सर्कुलर मोशन ही बोलना है, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा कि इनका मोशन जो है वेवी होता है. चीजों को कम कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में इनका मोशन सर्कुलर पढ़ते हैं. ओके, अब अगर बात करें रुथरफोर्ड की, डिफेक्ट्स ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो सबसे पहले जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रुथरफोर्ड का जो सबसे पहला डिफेक्ट जो था वो ये था कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस आर नॉट मेंशन्ड. कि जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रुथरफोर्ड ने कभी भी मेंशन नहीं की थी कि दूरी पे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी जगह एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो फाइंड जो है वो रुथरफोर्ड ने हमें नहीं दिया था. तो दिस वाज वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल. सेकंड डिफेक्ट जो रुथरफोर्ड
रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक था, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक था, वो था कि नील बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स शुड कोलाइड, इलेक्ट्रॉन्स because of their continuous movement, electrons should lose their energy and collide inside nucleus because of their continuous movement. ये नील्स बोर ने कहा था, ठीक है। लेकिन इसका जवाब जो था, इसका जवाब रुथरफोर्ड के पास नहीं था, जिसका ड्रॉबैक जो है, जो इसलिए ये ड्रॉबैक में आ गया है। जब रुथरफोर्ड ने ये कहा, उसके बाद जाके नील्स बोर, रुथरफोर्ड ने जो है ये एक्सप्लेनेशन दी। ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद नील्स बोर ने फिर से इसको रॉन्ग प्रूव किया, क्योंकि उसके बाद फिर कोई एक्सप्लेनेशन आई नहीं रुथरफोर्ड की तरफ से। बट द थिंग इज कि एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है वो सर्कुलर होता ही नहीं है। ओके, व्हाट इज नील्स बोर? नील्स बोर जो है वो मेरे घर के बाजू में रहता है, ठीक है, तो वो बहुत important पर्सन है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन्स should collide inside nucleus because of their continuous movement, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, अभी थर्ड जो ड्रॉबैक आया वो सबसे मेजर ड्रॉबैक था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के रिलेटेड। जो ये जो था, रुथरफोर्ड जो है, ही wasn't able to explain atomic spectra through its atomic theory। तो एटॉमिक मॉडल के थ्रू जो है, एटॉमिक मॉडल के थ्रू वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो बता नहीं पाया। बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा? व्हेन लाइट प्रिज्म, जब एक लाइट जो है प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, तो इट लाइट से पास होती है तो इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स वेरियस ऑफ इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, तो वो जो है क्या होता है, अपने डिफरेंट लाइट जो है ना, जब एक प्रिज्म से, लाइट जो है जब एक प्रिज्म से पास होती है, फिजिक्स, ये फिजिक्स टॉपिक है, तुम लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि लाइट जो है जब प्रिज्म से पास होती है तो इट गेट्स स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, एक्स रेज, विजिबल लाइट भी आती है उसके बीच में। विजिबल लाइट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू विबग्योर। ओके, तो विबग्योर, तो बेसिकली ये जो है ना, इसको जो है हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग, these wavelengths are called spectrum, और there is a special device called spectroscope. There is a device called spectro, जिससे जो है हम लोग जो है स्पेक्ट्रा, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स रहती हैं इन लाइट्स की, उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो बेसिकली रुथरफोर्ड जो है इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन एटॉमिक लेवल पे नहीं दे पाया था। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स। ओके, लेकिन फिर नील्स बोर जो है, फर्दर जो है नील्स बोर आया। नील्स बोर आने के बाद, एक सेकेंड, हाँ, फर्दर जो व्हाट इज वेवलेंथ, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज वेवलेंथ ओनली। तो बेसिकली जो है स्पेक्ट्रोस्कोप, बेसिकली नील्स बोर जो है, रुथरफोर्ड जो है ये सब चीजें जो है नहीं दे पाया, ठीक है। हाँ, तो रुथरफोर्ड के बेसिकली हमने 3 ड्रॉबैक पढ़ लिए। दैट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, एग्जैक्ट पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस आर नॉट मेंशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है अंदर एक्सीलरेशन शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर एमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जो है फिर रेडिएशन जो है वो एमिट करना चाहिए एंड लूज एनर्जी। लेकिन as a result of this, a moving electron will come closer to nucleus, and after passing through a spiral path, it should fall into the nucleus. ठीक है, तो ये जो है नील्स बोर ने जो है ये ड्रॉबैक बताया था। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा जो ड्रॉबैक जो था कि उसने जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ जो एटम्स जो रहते हैं उसके बारे में उसने अपने एटॉमिक मॉडल में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया था। क्योंकि उसने ये कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर जो है उसने जो है एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसको
उसको प्रपोज करने की कोशिश की। फिर आगे चल के जो है नील्स बोर ने आगे चल के जो है मॉडिफाइड रुदरफोर्ड मॉडल जो है उसको प्रपोज किया, उसको फॉर्म किया, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी रुदरफोर्ड, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक खत्म होता है रुदरफोर्ड का। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नील्स बोर का। अब यहाँ पे रुदरफोर्ड तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, अनम्यूट कर रहा हूँ। सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि तो हम लोग आज के भी जमाने में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ढूंढ नहीं सकते। बिल्कुल, आज in today's time also we can't find out the exact position of electron. सर और सर वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स तो थोड़ी ना वो कोलैप्स हो जाते हैं, उन लोग तो कंटिन्यूअसली ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, ऑफ कोर्स ये सही है, यही तो प्रपोज किया था रुदरफोर्ड ने। बस बात प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी कि he wasn't able to find out the exact movement of those electrons. Sir, so did he unknowingly disprove this theory? Who? Niels Bohr? नो, रदरफोर्ड ने। ये जो है कि एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। हाँ बिल्कुल, he was totally believing that electrons revolve in circular motion only, और ये जो centrifugal force जो है ना, this is the reason because of which electrons are not able to collapse into their nucleus. ये जो है एक्चुअली में है रॉन्ग ही, लेकिन रुदरफोर्ड को ये पता नहीं था। रुदरफोर्ड के हिसाब से ये राइट था, और कई सालों तक, ऑलमोस्ट 100 to 200 ईयर्स तक इसको राइट भी माना गया। आगे चल के डिस्कवरी से पता चला कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन जो है वो वेवी होता है, ना कि सर्कुलर। और सर कैन यू प्लीज शो द कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? ओके, दिखा रहा हूँ एक बार दूसरे observation also and ऑब्जर्वेशन आल्सो। ओके, ये कंक्लूजंस, यहाँ पे 3 कंक्लूजन थे बेसिकली। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये तो 3 कंक्लूजन यार मैं तो कब से करा रहा हूँ। कंक्लूजन उसके यही थे कि एटम इज हॉलो। सेकंड कंक्लूजन इज इन द सेंटर देयर इज अ हेवी डेंस पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और तीसरा कंक्लूजन ये था कि दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जोविता अनम्यूटेड, सात्विक अनम्यूटेड, अमीर जियान अनम्यूटेड। सर अमीर जियान तो ऑलरेडी अनम्यूटेड है। हाँ सर बोलिए। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक्सेलरेशन में मतलब वो बढ़ता जाता है, मतलब जो नहीं, बढ़ती स्पीड कभी भी बढ़ती जाती नहीं है। उनकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन बढ़ती कभी भी नहीं जाती है। इतनी फास्ट होती है कि वी कांट इवन मेक आउट की इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ पे है। हमें वो तक पता नहीं, क्योंकि जिस मोमेंट पे हम लोग जानेंगे कि उसका पोजीशन है वो कहीं और पहुंच चुका होगा। सर वो लाइट के स्पीड से ज्यादा होती है, लाइक ऑलमोस्ट एज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा समझो कि 1 से 2% स्पीड कम होती है उसकी लाइट से। सर वो सेम स्पीड में ही रहती है, लाइक हाँ सेम स्पीड, 1% कम, तो मतलब हम लोग ना भी मानेंगे तो एक ही चीज है। अराउंड 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है तो इलेक्ट्रॉन। सर वो एक्सेलरेशन में क्यों रहता है? वहाँ लिखा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेशन, आपने लिखा था ना वो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल में। की डायरेक्शन है ना, सर्कुलर। ओके सर, डायरेक्शन बता रहे हैं ना हम लोग। हाँ Sir, according to Niels Bohr, when the electrons fall into the nucleus, what will happen to the nucleus? What happened to the electron and nucleus? एटम जो है खुद में ही डूब जाएगा। एटम जो है वो खुद में ही फॉल हो जाएगा। बेसिकली हर एक चीज जो है खुद में डूब जाएगी, मतलब ब्लास्ट हो जाएगी। बेसिकली एक मोमेंट में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे मोमेंट में जो है वो गायब हो जा रहा है, तो ब्लास्ट हो जा रहा है। मतलब एटम जो है टूट जा रहा है, खुद में ही टूट जा रहा है। तो बेसिकली मतलब तो मतलब एवरीथिंग विल बिकम अनस्टेबल। हर एक चीज जो है इलेक्ट्रिक कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, हर एक चीज जो है ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब दुनिया है और दूसरी सेकंड सारी की सारी दुनिया गायब। तू पैदा हुआ, दूसरे सेकंड में तू गायब। And according to Niels Bohr, the orbit is spiral. So where do electrons comes from at the start? ये तो डिस्कशन हो जाएगा रिगार्डिंग बिग बैंग थियरी के रिलेटेड, कि बिग बैंग थियरी जो है what your question is that where did electrons come in the start? Yeah.
ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू बिग बैंग थियरी। इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम, जब वर्ल्ड बना भी नहीं था, तो जो सिंगुलरिटी जो प्रेजेंट होती है, सिंगुलरिटी में से जो है पूरी की पूरी जो यूनिवर्स जो है वो फॉर्म हुई है। देयर इज जस्ट वन सिंगुलरिटी जिसमें जो है सारे के सारे हमारी पूरी दुनिया के आंसर्स रहते हैं। उस सिंगुलरिटी में से जो है हमारा जो है वर्ल्ड, स्काई, यूनिवर्स, स्पेस जो भी है वो कंटिन्यूसली क्या होता गया, फॉर्म होते गया। और हमारे जो लॉज होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉज वगैरह, वो कुछ भी उस सिंगुलरिटी में अप्लाई नहीं करते। ना टाइम अप्लाई होता है, ना लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज अप्लाई होते हैं, कुछ भी अप्लाई नहीं होता। जैसे जैसे टाइम बीता, एक बिग बैंग हैपेंड, और उस बिग बैंग थियरी के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो गए। अब ये जो सारे के सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे वो अलग अलग थे इन दी स्पेस। धीरे धीरे करके थर्मल एनर्जी, हीट जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुई। स्पेस सिर्फ स्पेस था, स्पेस सिंगुलरिटी की वजह से स्पेस जो है वो इंक्रीज होता गया, स्पेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया, और बिग बैंग होने के बाद जो है वर्ल्ड फॉर्म हो गया। बेसिकली वर्ल्ड फॉर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सारे के सारे जो थे वो सब साथ में नहीं थे, सब अलग अलग प्रेजेंट थे इन दी वर्ल्ड। ठीक है, सब अलग अलग प्रेजेंट थे। हीट के वजह से, कंटिन्यूस एनर्जी के वजह से, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हीट, जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये साथ में आ गए। इनमें सालों लग गए, थाउजेंड्स ईयर्स, 2000 लैक्स ऑफ ईयर्स ऐसे। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो ये ज्वाइन हो गए, जिसकी वजह से जो है लाइफ फॉर्म हो गई बेसिकली। दिस इज व्हाट द बिग बैंग थियरी सेज। इसको प्रूव करने के लिए बहुत जने इसको डिस्प्रूव भी करते हैं, बहुत जने इसको मानते भी हैं, कोई जने, हर एक की अपनी अपनी थियरी है। इट टोटली ऑन अस कि कौन इसको मानता है और कौन नहीं मानता। सर हाँ सर तो बोर्ड ने बोला था कि वो नहीं कोलैप्स होता है वो, लेकिन बोर्ड ने अपने मॉडल में भी तो सिर्फ यही कहा था कि द एनर्जी लेवल्स आर स्टेशनरी। उसने भी तो प्रूफ नहीं दिया था ना, उसके मॉडल में भी तो इलेक्ट्रॉन ने स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में कोलैप्स होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उसके बाद उसने सेंट्रीफ्यूगल का जो जब आंसर दिया, तब बोर्ड जो है वो मान गया। आगे चल के जो है ऑलमोस्ट मतलब 30, 40, 50 ईयर्स बोर्ड ने जो है इसके ऊपर और सारी डिस्कवरीज की। आगे चल के जो है इसने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। तब तक स्टार्टिंग में तो वो भी मानता था। KLMN, उसने ऑर्बिट्स के नाम तो खुद दिए, उसके जो भी ऑर्बिट्स के नाम है 1 2 3 4 KLMN उसने ही दिए। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बोर्ड भी मान गया कि हाँ ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। इससे बेस्ट आंसर जो है एट प्रेजेंट, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी थियरीज को मतलब अप्लाई भी हो रही है इसको, क्योंकि उसको अपना आंसर मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं हो रहे हैं। उसके बाद वरना उसके लिए तो वो ऑलरेडी उसको बेस्ट मान रहा ही था, बिकॉज दिस वाज द बेस्ट मॉडल व्हिच वी गॉट एट दैट टाइम। और उसका एक दो प्रॉब्लम था जिसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, एग्जैक्ट मतलब बोलेंगे, observation. हाँ ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसको नलिफाई कर रहा है। और सर अभी भी हम लोग तो इलेक्ट्रॉन को एज अभी वेव नेचर बोलते हैं, तो अभी भी हम लोग को उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम। तो फिर रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स में हम लोग ये क्यों लिखते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड? वो तो अभी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, तो वो तब तक नहीं करते जाएंगे जब तक हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आज के मॉडल में भी हम लोग यही लिखेंगे, तो इसका तो आंसर तो हम लोग राइट फ्रॉम दी ओल्ड टाइम्स जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जब जब नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को इसका ड्रॉबैक लिखना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज नो वन इज एबल टू फाइंड इट, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने अब तक फाइंडिंग किया उसमें गलती नहीं है, उसने तो फाइंड नहीं कर पाया है, दैट इज द मेन रीजन ना। पर सर पॉसिबल ही नहीं है ना फाइंड करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव नेचर डिफाइन करते हैं, तो हाउ डज इट कम इन द ड्रॉबैक? क्योंकि एट प्रेजेंट जो है हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जो है उस पर्टिकुलर मूवमेंट में उस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो है फॉलो कर सके। क्योंकि अगर अभी भी मुझसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताओ, तो आई विल से कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल जो है वो साइंस में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है कि नॉट, इट जस्ट मींस दैट कि मेरे पास वो इक्विपमेंट्स और वो टेक्नोलॉजी और मेरे पास वो इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं इस चीज को फाइंड आउट कर सकूं।
तो साइंटिस्ट तो अभी भी इसके ऊपर कोई ना कोई अभी भी ट्राई कर ही रहे होंगे कि किसी तरीके से हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए. Okay, sir. Thank you. Initial observation part. इनिशियल ऑब्जर्वेशन पार्ट, ये Yeah. रहा ऑब्जर्वेशन. ये तो कल का टॉपिक था, ये अभी क्यों पूछ रहे हैं? कल सिखाया था ये. मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल दो फिलहाल के लिए. पवित्र सिंह अनम्यूटेड. Amir तो already unmuted. Sir, how did Rutherford prove that electrons are moving in orbitals around the nucleus? Sorry, I wasn't able to hear you. Sir, how did he prove that electrons are moving in orbitals around the nucleus? यार उसकी तो एक अलग से कहानी थी. अच्छा. Sir, उसकी सुना एक दो अलग से कहानी थी, उसकी बीवी की, उसकी मस्त अच्छे से वो बीच पे गए थे, या तो ओ. फिर कहीं पे तो गए थे यार. अभी वो एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन मुझे नहीं पता. तो उसकी बीवी और वो गए हुए थे कहीं पे घूमने के लिए. तो वहां पे जो है उसकी बीवी पढ़ रही थी कोई बुक प्लैनेट्स के रिलेटेड. तो इट वाज जस्ट मतलब रैंडम कि उसकी बीवी ने अच्छा. बोला कि देखो प्लैनेट्स देखो कितने अच्छे हैं, सन के आसपास घूम रहे हैं. उसकी बीवी को बहुत शौक था, उसकी वाइफ को शौक था वो बहुत. तो रुदरफोर्ड बोल रहा था नहीं मुझे नहीं देखना. उसकी बीवी ने जबरदस्ती, अगर बीवी बोल रही है तो यार करना ही पड़ेगा, कौन रोक पाए उनका कहना. तो बेसिकली उसने देखा तो क्यों ना फिर उसने बोला कि इसको मैं रिप्रेजेंट करूं अपने एटॉमिक थियरी में. तो उसने जो है जैसे सन जो था वैसे बीच में न्यूक्लियस रख दिया, और जो इलेक्ट्रो जैसे प्लैनेट्स घूम रहे थे वैसे ही उसने आसपास इलेक्ट्रॉन्स रख दिए. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ ही वाज एबल टू carry out most of the prestigious model उस टाइम का. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. हाँ. Sir, as you said that electron speed is just below speed of light. So, if we are watching the electron from a distance, when we see the reflection, it will be somewhere else. But Right. ऐसा कोई तो specific orbit का diameter होगा that when we also see it, it comes back to that position by that time. लेकिन फिर वो ऑर्बिट जो है वो एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं हुआ है जिसका इतना बड़ा ऑर्बिट हो. बेसिकली ऑर्बिट जो है मोस्टली क्यू तक ही डिस्कवर हुए हैं. मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्यू ही फिल हो पाया है. KLMNO P Small भी है, तो maybe by that time वो 2 या 3 circles लेके वापस at that position can be found. हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात वही है ना कि कैसे पता कर पाओगे. इन्वेंशन जब भी हुए ही नहीं है, ऐसी डिस्कवरीज हुई नहीं है कि ऐसा कौन सा ऑर्बिट का कितना साइज होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि इतने स्पीड से चल रहा है. तो बेसिकली कैसे, मतलब आप कोई थियरीज ही नहीं है इसके रिलेटेड कि आप इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कैलकुलेट कर पाओ एज पर द साइज ऑफ दैट ऑर्बिट. तो बेसिकली ऑर्बिट अगर देखेंगे तो ऑर्बिट का भी जो ऑर्बिट भी नहीं होता, इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो हम तो सिर्फ देखने के लिए हम लोग एक सर्किल लगा देते हैं. एक्चुअली में इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो एक बहुत बड़ी स्पेशियस एरिया है. ये स्पेशियस एरिया ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो वो एट प्रेजेंट वो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एट पर्टिकुलर मोमेंट पे कहाँ पे है, जब वो रिलेशन ही नहीं जनरेट कर पा रहे हैं बिटवीन स्पीड एंड दैट स्पेस. तो पॉसिबल ही नहीं है. Okay, sir. Sir, I just have a doubt, and I forgot to ask earlier. The alpha particle, beta particle, gamma particles, are all those made from elements? What? Like alpha particle, beta particle, are those made from elements? Are those made from elements? Yeah. No, they are not made from elements. They are How they are- energies. They are energies. Then how they are made?
रेज जो है, रेज जो होते हैं, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा गामा जो है वो दे आर नथिंग बट एनर्जीज, और एनर्जीज आर नथिंग बट फोटॉन्स, और फोटॉन्स आर नथिंग बट क्वांट बोलते हैं उन्हें हम क्वांटा। तो बेसिकली वो एनर्जी पैकेट्स हैं बेसिकली। तो जैसे फायर है, तो फायर को क्या बोलोगे यार, एटम है फायर? नहीं, इट इज जस्ट एनर्जी। I just wanted to confirm that. हाँ, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे फायर कैसे एक एनर्जी है, तो वैसे ही हाँ स्मॉलर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी, उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा, क्वार्क्स बोलते हैं, क्वांटा सॉरी, क्वांटा नहीं, क्वार्क्स बोलते हैं। ये हो गया, नो मोर, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ ड्रॉबैक्स हो गए हमारे। अब ड्रॉबैक्स होने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि नील्स बोर जो है, नील्स बोर he what did he say was that I will modify the model of Rutherford, जहाँ पे जो है हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी मिल पाए कि हम लोग जो है ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रम लाइट, उसको थोड़ा सा मेंशन कर पाए। अब वो नील्स बोर का जो मॉडल जो है वो सीखने से पहले हमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है ये जो लाइट की जो वेवलेंथ्स जो है, वेवलेंथ्स, रेडिएशंस वगैरह जो भी है, वो वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके बारे में हम लोग जान लें। तो सबसे पहले जो है बारे में हम लोग जो है थोड़े से कीवर्ड्स देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या इंप्रूवमेंट्स किए। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम लोग ये वेव्स को जानने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले हम जो है वो जानना एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो वी आर गोना रीड, जस्ट वेट अ सेकंड, क्या डाउट्स आ रहे हैं यार अभी भी? क्वार्क्स एंड बोसॉन्स, हाँ हाँ हाँ, कोइंसिडेंस, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, एक एनर्जी है। मैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले होता क्या है? इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, जो स्पेस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, स्पेस से ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अर्थ इन इटसेल्फ इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो है वो खुद में ही एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, ये ट्रेवल करते हैं स्पेस से थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। उनको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। स्पेस में तो वैक्यूम प्रेजेंट है, वैक्यूम है, तो उससे भी वो लोग वो जो है ट्रेवल कर लेते हैं, बिकॉज दे डोंट नीड एनी मीडियम। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो है एग्जांपल्स जैसे हम ले सकते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब विबग्योर। उसके बाद आता है रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडिएंट हीट, जो हीट ट्रांसमिट होती है। हीट इज आल्सो एन एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारी जो रेज जो है, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, उसको, इन रेडिएशंस को जानने के लिए हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेव्स, ये जो ट्रेवल करते हैं, ये किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग मोशन, और वेव्स के फॉर्म में जो है ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में ये जो है बिल्कुल वैसे ही परपेंडिकुलर होते हैं। अब सुनो कैसे। एम्पलीट्यूड, सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट टू विच वेव ऑसिलेट्स इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है एक मैक्सिमम हाइट, इट इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉप्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड कौन सा है, अगर ठीक से देखोगे तो ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इट इक्वल्स टू द हाइट ऑफ और डेप्थ ऑफ द ट्रॉप्स, ये एम्पलीट्यूड, या फिर ये इसके डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे।
ठीक है, यहाँ पे ये या फिर यहाँ पे ये, इसके डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ के बारे में। व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज नथिंग बट द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ्स, कि दो कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट और वेव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड लैम्ब्रा। लैम्ब्रा के थ्रू जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है उसमें भी हम लोग इसको करते हैं सिग्निफाई, इसके यूनिट्स। ये देखो, ये जो है वेवलेंथ जो है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट। तो क्रेस्ट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, एक सेकेंड पेन लेते हैं। ठीक है, अगर ठीक से देखेंगे ना, एक सेकेंड, अगर ठीक से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो है ना डिस्टेंस, इसका और इसका, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो है लैम्ब्डा। ये है लैम्ब्डा, दो क्रेस्ट, और यहाँ पे जो है दो ट्रफ्स के बीच में, दो ट्रफ्स के बीच में जो है उसको हम लोग लैम्ब्डा बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, सो बेसिकली वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रफ्स। ठीक है, और इसको जो है ग्रीक वर्ड से हम लोग लैम्ब्डा सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, और इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। और वो एंगस्ट्रॉम तुम्हें पता ही होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसको हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं विथ अ ग्रीक लेटर न्यू। ठीक है, विथ अ लेटर न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स और वेव ट्रफ्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब टाइम आ गया इसमें। ठीक है, तो पर सेकंड में जो है कितने क्रेस्ट और कितने ट्रफ्स जो है वो पास हो रहे हैं, उसे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं विथ लेटर न्यू, और न्यू जो है इसका ग्रीक, ठीक है, वी जैसा। फिर आता है वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट इट इज सेकंड में बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज। तो हर्ट्ज भी बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को बेसिकली। ठीक है, अब वेव नंबर की बात करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में जो है नंबर ऑफ वेव्स, उसको जो है हम लोग जो है वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। Hertz. सॉरी, Which one is Hertz? frequency, it is also called as hertz. Okay, so अब वेव नंबर पे थे हम लोग। इट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इट इज डिनोटेड एज न्यू बार। जैसे कि मैंने बताया, वेवलेंथ का उल्टा है ये, वेवलेंथ का बिल्कुल उल्टा है ये। और इसको जो है हम लोग पर सेकंड इनवर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/, ठीक है, तो बेसिकली न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसकी, ये फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये जो है वेव नंबर की फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक वेव, एक कंप्लीट वेव जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक वेव ये है, ये एक वेव है। तो ये वेव जो है एक सेकेंड में कितनी ऐसी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये वेव, उसको हम लोग जो है वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वेवलेंथ मिल जाएगा। बेसिकली इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला है c इज इक्वल टू, c इज नथिंग बट वेलोसिटी इज इक्वल लैम्ब्डा। ओके,
आई होप ये सबको क्लियर हो गया. So what is the okay? ये फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये कुछ नया नहीं है, कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा. We didn't study this. डाउट्स आ गए. डाउट तो तुम्हें ऐसे म्यूट, एमिर तो है ही अनम्यूटेड, पवित को अनम्यूट किया, नियाल को अनम्यूट किया, So श्रावणी what is the को. C? What is C? एक सेकेंड. सी इज नथिंग बट वेलोसिटी. Okay. Sir, so Hello, the sir. electromagnetic radiation is basically energy. So जो wavelength जो cover कर रहा है, it is फिर से सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन है हम उसे एनर्जी बोल सकते हैं. तो जो ये पाथ कवर कर रहा है वो एक पार्टिकल कवर कर रहा है या क्या है? एनर्जी है बेसिकली. और हाँ. एनर्जी, हाँ, तो एनर्जी ट्रेवल कर रही है बेसिकली. अगर सपोज मैंने एक कैन लिया, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो अगर मैंने एक कैन लिया फायर और उसमें से सपोज आग निकल रही है और वो मैंने स्प्रे किया, 215 नहीं. क्या हुआ? तो अगर आग निकल रही है उसमें, तो वो जो फायर ट्रेवल कर रही है, तो बेसिकली वो एक एनर्जी है ना जो ट्रेवल कर रही है. दीज आर नथिंग बट, तो इनको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं बेसिकली. दीज आर नथिंग बट कॉल्ड फोटॉन्स, ना कि पार्टिकल्स और एटम्स बल्कि फोटॉन्स. अच्छा. तो इनको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं. फोटॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? फोटॉन्स का स्ट्रक्चर नहीं, फोटॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता. फोटॉन्स जो है, दीज आर नथिंग बट टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स. तो ये टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, बस ये एनर्जी है बेसिकली. इसको तुम महसूस कर सकते हो. ओके सर. यू कैन फील इट. ठीक है, एनर्जी को तुम फील कर सकते हो. और कोई? मैंने बहुत जनों को अनम्यूट किया हुआ है, किसी को कोई और है क्या? हाँ सर, मुझे एक डाउट था. रदरफोर्ड के पोस्टुलेट का एक डाउट था मुझे. हाँ, ठीक है सर. सो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस. पर अगर जब आयंस जब फॉर्म होते हैं तब क्या इलेक्ट्रॉन. फिर से बोलो. अकॉर्डिंग टू व्हाट? रदरफोर्ड के पोस्टुलेट 4 जो आपने हाँ. लिखा था, उधर लिखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस. मैं समझ गया, लेकिन बट द थिंग, मतलब उसका कुछ और था, तुमने कुछ और समझा. उसका कहने का मतलब ये था कि पहले तो नंबर की कहीं पे बात ही नहीं है. उसका ये कहने का मतलब था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके रिवॉल्व घूमते हैं. उसका ये कहने का मतलब था पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो बीच में होगा. उसका कहने का मतलब ये था, और यही पोस्टुलेट में लिखा हुआ है हमने. ठीक है सर. नंबर का कहीं पे भी इसमें रोल प्ले नहीं करता कुछ भी पोस्टुलेट में. ठीक है सर, मैं कैंसिल कर दूंगा फिर. या फिर ऑल्सो और एक डाउट था, जो स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है कि नॉन यूनिफॉर्म रहता है? मतलब कि लाइक डज इट लाइक you know have the same speed or like they are electromental particles. फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब हर अगर कोई एटम प्रेजेंट है दुनिया में तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा. मतलब वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम है. तो बेसिकली अगर फंडामेंटल पार्टिकल है तो अगर एनर्जी लूज हो रही है या फिर एनर्जी गेन हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो अपने ऑर्बिटल्स जो है ऑर्बिट्स वो चेंज कर सकता है सब. तो वो जो है ऑर्बिटल्स चेंज कर सकता है, लेकिन उसका स्पीड सेम रहेगा. ठीक है सर. तो उसका जो ऑर्बिट्स जो है ना, सबशेल्स बेसिकली सबशेल्स जो है वो चेंज कर सकता है बिकॉज ऑफ द लूजिंग और गेनिंग ऑफ एनर्जी, लेकिन उसका स्पीड सेम रहेगा. ठीक है सर. सर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड का जो वो मॉडल था विच दे कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम मॉडल, उसमें जब नील्स बोर ने पूछा था कि उनका क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा था तब नील्स बोर ने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का आउटवर्ड फोर्स मतलब कि वो कोलम्बिक फोर्स को नलिफाई कर, कोलम्बिक फोर्स को नलिफाई करता. they nullify the force, but then what is the initial you know rotation of the electrons, like what caused the initial rotation of the electrons to
get it into get it into centrifugal force. तो वही तो, उसी थियरी को तो हम कहते हैं बिग बैंग थियरी. बिग बैंग थियरी इज बिग बैंग इज एन इज अ एक्सप्लोजन. बेसिकली एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि दुनिया जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गई. मतलब उस एक्सप्लोजन के बाद जो है द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम सिंगुलैरिटी. तो बेसिकली जब वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे स्टार्टेड रोटेटिंग. समझ गए? मतलब उस एक्सप्लोजन से जो है इलेक्ट्रॉन्स को वो मोमेंट मिल गई कि वो दैट दे स्टार्टेड रोटेटिंग इनसाइड, रोटेटिंग स्टार्टिंग में सब अलग ही थे. ये बिग बैंग थियरी कहती है ऐसे. अब बिग बैंग थियरी को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मानते हैं उसे, बहुत सारे लोग जो है उसको नहीं भी मानते हैं. तो इट इज जस्ट अ थियरी, क्योंकि दुनिया बिग बैंग ना ही किसी साइंटिस्ट ने देखा, ना ही हमने देखा है. एंड एज इट हैज हैपेंड अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसका कोई सबूत भी नहीं है कि, मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है हमें कि ये हुआ ही था. ओके हम सिर्फ जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस और प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग ये सिर्फ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं. एक्चुअल में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है प्रैक्टिकल वाला. ठीक है सर. ओके थैंक यू सर. अनम्यूट किया हुआ है श्रावी को. अक्षत, मनोर, जोविता अनम्यूटेड, सुदर्शन अनम्यूटेड. बाकी जिनके डाउट्स क्लियर हो गए वो हैंड्स डाउन कर दो. और जो वेवलेंथ होता है वो जो वो कर्व पाथ है वेव का, उसका पूरा डिस्टेंस होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ वेव? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सर वेवलेंथ ये है वेवलेंथ वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेवलेंथ्स. तो अगर दोनों टू कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट या ट्रफ्स, तो बेसिकली जो दो ट्रफ्स के बीच में, मतलब हम जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे दो वेव्स को. दो वेव्स होंगी तो उनके दो क्रेस्ट होंगे, दो वेव होंगी तो उनके दो ट्रफ्स होंगे. सर वो एक लाइक स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस होता है कि वो पूरे कर्व का डिस्टेंस है? नहीं, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता सर है. वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, डिस्टेंस तो वो पूरा कर्व होगा. अगर इंग्लिश पे जाएंगे तो फिर ठीक है. अभी इंग्लिश के ऊपर किसी ने, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा. बाकी इंग्लिश पे तो डिस्प्लेसमेंट जो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो मतलब मैं फिर डायरेक्ट वेव्स की डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ. मुझे तो डिस्टेंस कंसीडर करना है ना कि दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, विदाउट सीइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेव. हाँ सर. नहीं तो फिर सर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट ऐसे बोल सकते. हाँ, क्योंकि इसमें जो है कंफ्यूजन भी है. अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो मुझे ट्रफ्स का जो है डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि ट्रफ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेकिन मुझे जो है सिर्फ एक लीनियर डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ एक डिस्टेंस लूंगा, एक टेप लूंगा और मैं ये मेजर कर दूंगा. मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डायरेक्शन कंसीडर करूंगा तो मुझे फिर ट्रफ का डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना कि ट्रफ का डायरेक्शन क्या है. तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्टेंस तो ये है. सर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या फर्क है? फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम से जुड़ा हुआ है. फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम से जुड़ा हुआ है. नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट और जो ट्रफ्स जो है एक सेकंड में कितना क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं. एक सेकंड में कितना पास हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. वेव नंबर इज नथिंग बट पर लेंथ, एक लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स आए हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं. यहाँ पे मेजरमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वहां पे मेजरमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम. ठीक है. फ्रीक्वेंसी देखो ना, फ्रीक्वेंसी वर्ड भी जुड़ा हुआ रहता है टाइम के साथ. यस सर. थैंक यू सर. और सर, हाँ सर आपने बोला कि बिग बैंग थियरी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होना चालू किए थे, तो हाँ. तो बिग बैंग थियरी के पहले तो फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं होंगे, तो फिर बिग बैंग थियरी हुआ कैसे? बिग बैंग थियरी जो है ना, अभी यार बिग बैंग थियरी हुआ कैसे उसका एग्जैक्ट रीजन किसी के पास भी नहीं है. तो वो रीजन जो है किसी के पास भी नहीं है. बस एक ब्लास्ट हुआ ऐसा समझ के चलो.
फिर कहीं पे भी देखोगे तुम So लोग को फिर यही दिख। हाँ so फिर अगर ब्लास्ट हुआ तो एलिमेंट्स रेप्लिकेट कैसे हुए इतना जल्दी? इतना जल्दी कहाँ हुए, 13.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है जब अर्थ फॉर्म हुई। अर्थ फॉर्म होने में जो है करोड़ों साल लग गए, बिलियन ईयर्स लग गए, मतलब 5-6 बिलियन ईयर्स लग गए। उसके बाद जाके एक एल्गी फॉर्म हुआ रहेगा, एक यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म हुआ रहेगा। तो बेसिकली कहाँ इतना जल्दी कहाँ से हुआ, बरसों लग गए। और ये हाँ बिग बैंग सर, थियरी। पर बिग बैंग थियरी जब एक्सप्लोजन हुआ था तब कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट एक्सपेंशन था, राइट, यूनिवर्स बिल्कुल का। तो यूनिवर्स फिर का हाँ उसमें एलिमेंट्स रेप्लिकेट नहीं हुए लाइक दैट फास्ट। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था ये तो। मतलब ठीक है सर। बेसिकली यहाँ पे जो है बिग बैंग थियरी, बस हम लोग एक मॉडल को बोलते हैं जहाँ पे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, जब स्टार्स और गैलेक्सीज जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुए, उसको हम लोग बिग बैंग थियरी बोलते हैं। और वो स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुए, जब एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोशन हुआ बेसिकली। बस और वो एक्सप्लोशन कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कोइंसिडेंट था या मे बी डेस्टिनी थी, उसको हम लोग उसके रिलेटेड कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। इसलिए हम लोग उसको थियरी बोलते हैं आज भी, ना कि कोई हम लोग उसको कहीं पे पढ़ते हैं। बस थियरी है, जिसको मानना है मान सकता है, जिसको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है सर। सर हाँ थैंक यू सर। सर आपने कहा था कि नील्स बोर ने कहा था कि क्यों वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कोलाइड, एटम न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करते, तो आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया था, वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली बेसिकली उसका कहना ये था कि रुथरफोर्ड ने ये कहा था, न्यूज बोर्ड ने जो है क्वांटम डायनामिक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसका कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एट सच अ हाई स्पीड, तो वो जो है कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज कर देना चाहिए। क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है, तो वो क्या एक टाइम के बाद क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाना चाहिए। हाँ कोलाइड हो जाना चाहिए, अंदर डूब जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ सर, व्हाट, क्यों? तो वही रीजन जो है रुथरफोर्ड ने ये दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खिंचे हुए तो जाते ही है न्यूक्लियस के पास, लेकिन एग्जैक्ट सेम फोर्स न्यूक्लियस से जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है सर। सेम फोर्स जो हाँ सॉरी सर या कंटिन्यू। तो बेसिकली सेम फोर्स जो है न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं, तो जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। वो फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड दे नलीफाई ईच अदर, और इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही रिवॉल्व होते रहते हैं। और सर आप एम्पलीट्यूड एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड बेसिकली यार, एम्पलीट्यूड क्या है? बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस, वो जो है क्या है कि एक मैक्सिमम हाइट, मतलब एक क्रेस्ट और एक जो ट्रफ जो है, बेसिकली एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। अभी मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करना बंद कर दिया, पहले वो पूछता तू शायद से तो अच्छा रहता। रुक जा। सर नहीं, मुझे क्रेस्ट और ट्रफ पता है, तो अच्छा पता है ना, बस फिर उसको एम्पलीट्यूड जो है जब ये क्रेस्ट और ट्रफ रहता है, इसके ये होता है एम्पलीट्यूड। सर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ? डिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम ट्रफ हाइट, नहीं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट थ्रू विच ये ऑसिलेट हो रही है ना कंटिन्यूसली। तो ये जो ऑसिलेट हो रही है, तो जिस हाइट पे ये बीच में एक ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो बीच वाला हिस्सा जहां से वो टर्न लेना स्टार्ट कर रहा है, उस हाइट को मैं एम्पलीट्यूड बोलता हूँ, थ्रू विच द वेव ऑसिलेट्स। यहाँ से वो ऑसिलेट होना स्टार्ट करता है ना। यस सर। ठीक है सर, और थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रेप्लिकेट कैसे हुए? इलेक्ट्रॉन्स देख, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है बिग बैंग थियरी हुई
हेलो। हाँ सर। हाँ तो बेसिकली हुआ क्या, एक सेकेंड, दुनिया जब स्टार्ट हुई ना, जब दुनिया स्टार्ट हुई, ये देख, अब हाँ यहाँ सर। पे दिखा रहा हूँ मैं, दुनिया जब स्टार्ट हुई ना तो ये हीट जैसे स्टार्ट हुई, और दुनिया जब पूरी की पूरी जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ, इट स्टार्टेड एज अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही स्मॉल स्पेस था, और वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। क्योंकि बहुत ही स्मॉल स्पेस था तो इसके वजह से जो था कंटिन्यूअस देवर इन कांटेक्ट विद, मतलब बहुत ही इजी था उनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ दैट बिग बैंग। ठीक है, हाँ सर। समझा? सर और अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रेप्लिकेट होते हैं क्या? अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रेप्लिकेट नहीं होते, लेकिन अब ये जो स्पेस जो है ना, हाँ अब ये सर। जो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हीट, मतलब आज की दुनिया में भी जैसे ये देखिए स्पेस जो है कम है, ये प्लैनेट्स हैं, तो ये स्पेस जो है इनका बीच का ये स्पेस बहुत ही कम थी, स्मॉल स्मॉल एरिया थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स बीते, थोड़ी इंक्रीज हो गई, थोड़ी इंक्रीज, इवन इन टुडेज वर्ल्ड आल्सो, इन टुडेज टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये जो हमारे बाहर की जो दुनिया जो है, स्पेस जो है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। आज से 10 बिलियन ईयर, आफ्टर 10 to 15 बिलियन ईयर्स, अभी हमारे और प्लूटो के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे ज्यादा ही डिस्टेंस होगा आफ्टर 10 to 15 बिलियन ईयर्स, क्योंकि द स्पेस इज कंटिन्यूअसली, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। समझे सर? तो वो जो प्लैनेट्स है उनको स्ट्रेच नहीं करेंगे, लाइक प्लैनेट्स इट तो वहीं कीप्स के ऑन वहीं रहेंगे, इंक्रीजिंग। स्पेस इंक्रीज हो रही है उसके आसपास की, समझ रहे हैं, मतलब स्पेस इंक्रीज हो रही है, प्लैनेट्स वहीं के वहीं हैं, स्पेस इंक्रीज हो ओ रही है। जो 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 खालीपन है दुनिया में, मतलब जो अंधेरा है बाहर, वैक्यूम जो है, वो कंटिन्यूअसली डेंस हॉट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है आज की दुनिया में भी, आज के टाइम में भी। ठीक है, तो जब कम ठीक है स्पेस सर। थी तो उस टाइम पे इट वाज वेरी इजी फॉर दोस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सिंगल एटम, क्योंकि स्पेस कम थी, हाँ सबको सर। मिल रही थी, तो रिएक्शन हुआ और तीनों एक साथ में जुड़ के एक बन गए। अब जितना जितना स्पेस इंक्रीज होता जाएगा उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो कम साथ में मिलने जुड़ने के लिए भी भले हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तीनों साथ में होने भी तो चाहिए एक जगह पे। अगर स्पेस हाँ इंक्रीज सर। हो रही है तो फिर वो साथ में होंगे कहाँ पे, एक जगह पे। तो यस इसलिए सर। अभी पॉसिबल नहीं है ये, ओ ओके स्टार्टिंग में ही फाइन। पॉसिबल था। इसलिए तो बोलते हैं बिग बैंग थियरी एक बार ही हुई, जब जो इन्वेंशन होना था वो एक बार में ही हो गया। ओ आई थॉट दैट केप्ट ऑन रेप्लिकेटिंग, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज मेरा मेरा फॉलो अप क्वेश्चन था कि अगर रेप्लिकेट होता है तो, अगर इलेक्ट्रॉन से रेप्लिकेट होता है, मतलब कि जैसा सेल रिप्रोडक्शन रहता है, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, आई मीन लाइक ऐसा अगर होता था, तो फिर डज द नहीं एनर्जी पास ऑन टू द अनदर एलिमेंट? नहीं लाइक नहीं 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 मेरा नहीं वो था बिल्कुल। क्वेश्चन। ऐसे ठीक तो है फिर सर। पता नहीं कितने एलिमेंट्स अब तक बन चुके होते, पीरियोडिक टेबल मतलब 10-15 पेज की बन चुकी होती अब तक। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू ओके, सर। या वेलकम।